हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। मानती तवत के पास कॉल करती है पैसों के रिलेटेड बात करने के लिए। तवत कॉल रिसीव करता है। अब वो मानती से बात करने वाला रहता है, लेकिन वो गुंडा फ़ोन छीन करके फेंक देता है, ये कहते हुए कि विदाउट माई परमिशन तुम किसी से भी बात नहीं कर सकती हो। मैंने क्या कहा है, टाइम फिनिश हो गया है, अपने आप को सेल कर दो, यही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। मानती उस गुंडे को जोरदार किक मारती है और वहाँ से अपनी मोम को लेकर के भागने लगती है, लेकिन बेचारी नाकाम रहती है क्योंकि उस एरिया के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। वो इधर उधर जा रही थी और पकड़ी जाती है। यहाँ पर वो ज़बरदस्ती उसे अपने आप को उस गुंडे के हवाले करने के लिए बात कर रहा था, लेकिन तभी उसके फ़ोन पे मैसेज आता है कि उसके अकाउंट में 10 मिलियन ट्रांसफ़र हो गए हैं। इसी वजह से वो तवत और उसकी मॉम को जाने देता है। अगली सीन में दा को दिखाया जाता है, वो लेट घर आई हुई थी। तब करण उसे पूछने लगता है, क्या बात है, आजकल कहाँ पर बिजी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा। जिस पर दा उसे बोलती है कि मुझे हर बार तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ। जिस पर करण कहता है, मुझे तुम्हारी फ़िक्र होती है, बस इसी वजह से। दा कहती है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, अपनी केयरिंग खुद कर सकती हूँ और वक्त पड़ने पर अपने लिए फाइट भी कर सकती हूँ। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी केयरिंग करने की ज़रूरत है। करण उसे कहता है, मुझे तुम्हारी फ़िक्र होती है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं मालूम तुम इस तरह से झूठ क्यों बोल रही हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे सब कुछ दिख रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे शेयर करो, मैं जानना चाहता हूँ। हो सकता है इन सब में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। दा उसे कुछ भी नहीं बताती है। तवत की मॉम तवत से पूछने लगती है, तुम्हारे पास 10 मिलियन कहाँ से आए, जबकि तुम्हारे पास एक फुटी कौड़ी नहीं थी। तवत अपनी मॉम को बताता है, एक्चुअली मैंने दा का कुछ काम किया तो बदले में उसने डोनेशन के नाम पर मुझे 10 मिलियन दिया। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर दा की एंट्री होती है। वो देख करके स्माइल कर रही होती है क्योंकि वो किसी भी तरह उनकी हेल्प करना चाह रही थी। नैनी आती है और उसे पूछती है कि क्या बात है दा, इस तरह स्माइल क्यों कर रही हो। जिस पर वो कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे दा कंपनी जाती है एक और हंगामा क्रिएट करने के लिए। जब उसके पास कॉफ़ी आती है तो कॉफ़ी को ड्रिंक तो करती है, लेकिन उसमें क्रीम ना पा करके वो एकदम बहुत बुरी तरीके से चिढ़ जाती है और पूरी कॉफ़ी सर्वेंट के ऊपर फेंक देती है, ये कहते हुए, एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय की तरह रहो, तुम्हें मैं यहाँ पर सैलरी देती हूँ काम करने के लिए, इसी वजह से मुझे हर काम परफेक्ट चाहिए। कोई भी उसमें गलती रही तो याद रखना, जॉब से फायर भी कर सकती हूँ। यहाँ पर एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय की तरह रहो और मेरा कहना सभी को मानना है। सर्वेंट डर जाती है और उससे क्रीम वाली कॉफ़ी लाने के बारे में बात करती है, तब मना करती है, मुझे कॉफ़ी नहीं चाहिए। और सारे लोगों को भी वार्न करती है, एम्प्लॉयज़ हो, हर काम परफेक्ट टाइम पर चाहिए और बिल्कुल भी कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देगा किसी काम में। इसी वजह से फटाफट जाओ और अपने काम पर लग जाओ। इस तरह से दा का बदला हुआ रूप देख करके सब परेशान थे। कंपनी इधर इन्वेस्टर को ढूंढ रहा होता है कि कोई उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सके, लेकिन अभी तक कोई भी इन्वेस्टर उसे नहीं मिला था। अगली सीन में दा जब अपने कैबिन में जाती है तो फुल एटीट्यूड में अपने चेयर पर बैठती है और लिपस्टिक लगाना स्टार्ट कर देती है। तवत उसे देख करके बहुत ज़्यादा परेशान था। उसकी हरकतें बिल्कुल पुराने वाली दा की तरह थी। वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसे इस तरह से एम्प्लॉय से बातें नहीं करनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ की वजह से तो कंपनी चलती है और अगर उसने अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह से ट्रीट किया तो उसकी कंपनी आगे चल करके लॉस में जा सकती है। जिस पर दा गुस्से में आ जाती है, तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम हो कौन, आखिर तुम भी तो एक एम्प्लॉय हो ना, एम्प्लॉय हो, सैलरी देती हूँ, पूरा काम करो, जाओ यहाँ से। लेकिन ऐसा करके दा खुद भी हर्ट हो रही थी। नेक्स्ट सीन में दा ने वो कर दिखाया जो कि करण ने भी नहीं किया था। पीटर की तरफ से उसका सेक्रेटरी आता है जो उसे डॉक्यूमेंट शो करता है और ये भी बताता है कि पीटर वापस से उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया और उसने साइन भी कर दिया है। दा ने पीटर को इस वजह से कन्विंस किया था क्योंकि किसी भी तरह वो बस इतना चाहती थी कि वो करण की हेल्प करे और उसने पीटर को मना भी लिया था। लेकिन करण बहुत ही ज़्यादा परेशान था, शौक में था कि जो बंदा मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और उसके कितने बहाने थे, लेकिन आज वो बिना कुछ इशू किए हुए मेरे उसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है जिसके बारे में उसने बहुत ही वाहियात बातें की। जिस पर सेक्रेटरी उसे बताती है कि ये उसका लक है या फिर किसी ने उसकी हेल्प की। अगली सीन में जब करण घर वापस आता है तो वो दा को कहीं पर भी नहीं पाता है, हर जगह ढूंढने लगता है। कबाड़ जाकर के चेक करता है तो कबाड़ में भी दा के कपड़े रहते ही नहीं है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि दा की कोई भी चीज़ थी ही नहीं। सर्वेंट के थ्रू से मालूम पड़ता है कि दा यहाँ से जा चुकी है। अगली सीन में दा को दिखाया जाता है, उसने अपने ससुराल से पैकिंग करके अब अपने मायके आ चुकी थी। वो अपने कमरे में बैठी हुई थी और नैनी से बातें कर रही होती है। वो नैनी से कहती है, यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। इसके अलावा वो नैनी से
अपनी फेवरेट डिश की डिमांड भी करती है। क्रिड भी वहाँ पर पहुँच जाता है। दा से वो नापा के बारे में कुछ बातें शेयर करता है कि हम जब बीच साइड पर थे तब मुझे नापा के पास से कुछ मेडिसिन मिली और उससे मुझे मालूम पड़ा कि नापा की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उसे अच्छी डॉक्टर की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, नहीं तो वो कहीं थिप के चक्कर में अपने आप को हर्ट न कर दे। उसकी 2 पर्सनैलिटीज़ हैं, एक वो जब वो थिप से प्यार करती है और उसके इनकार करने पर जब उसकी दूसरी पर्सनैलिटी सामने आती है तो वो खुद से खुद को हर्ट कर सकती है। इसी वजह से मुझे लगता है कि हमें उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दा भी इसमें उसका फुल सपोर्ट करने के लिए कहती है। अगली सीन में करण को दिखाया जाता है जो तवत से मिलने के लिए गया हुआ था, क्योंकि उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि पीटर जैसा बंदा उसकी कंपनी में उस प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है जिसके बारे में उसने बहुत गलत बोला। खैर यहाँ पर तवत भी उसे एक्सप्लेन करता है कि मुझे भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि मैं जब गया तो ना ही पीटर ने उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा, ना ही कुछ समझा, ना ही कुछ मुझसे बात की, बस बिना सोचे समझे उसने साइन कर दिया, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। और शॉकिंग बात तो ये सबसे ज़्यादा है कि दा ने मुझे इस काम के लिए 10 मिलियन दिए। मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि ऐसा दा ने क्यों किया। यहाँ पर करण से पूछने लगता है, तुमने दा के बारे में क्या नोटिस किया? क्या तुम्हें लग रहा है कि वो ओल्ड वाली दा है कि न्यू वाली दा है? जिस पर कुछ टाइम के लिए तो तवत भी शौक में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि ये ओल्ड वाली दा नहीं है, क्योंकि वो किसी भी कंडीशन में मुझे 10 मिलियन डोनेशन के तौर पे कभी नहीं देती। जिस पर करण कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि दा की मेमोरी वापस नहीं आई है, बस वो इस तरह से शो करना चाह रही है कि उसकी मेमोरी वापस आ गई है। ज़रूर कुछ ना कुछ तो दा के माइंड में चल रहा है, वो हमसे कुछ छुपा रही है जो हमें जानना है। नेक्स्ट सीन में दा को दिखाया जाता है, वो अभी तक नहीं जानती थी कि आखिर किसने उसके कार के ब्रेक्स को फेल किए थे, लेकिन फिर भी उसे नापा के लिए बुरा लग रहा था। इसी वजह से वो नापा की हेल्प करने का डिसाइड करती है और इसमें वो क्रिड की हेल्प ले रही होती है। इधर नापा को दिखाया जाता है जो अपनी फू चैन को ढूंढ रही होती है। तब वहाँ पर क्रिड आता है, क्या कर रही हो नापा? नापा बताती है, मैं अपनी फू चैन को ढूंढ रही हूँ। जिस पर क्रिड कहता है, ओ फू चैन, तो चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ इसमें, तुम्हारी फू चैन को ढूंढने के लिए। जिस पर नापा कहती है, तुम मेरी लाइफ में फर्स्ट पर्सन हो जो मेरी फू चैन को ढूंढने में मदद कर रहे हो। बाकी सब ने मुझे कहा कि मेरी फू चैन नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर दिखाया जाता है नापा जिस फू चैन को ढूंढने की कोशिश कर रही है वो इसके लाइफ में नहीं है, वो कैट तो ऑलरेडी कब का मर चुकी है। लेकिन नापा को ऐसा रियलाइज़ होता है कि उसकी फू चैन कहीं पर खो गई है। इसी वजह से वो हर वक्त बस उसे ढूंढने की कोशिश कर रही होती है और क्रिड का सपोर्ट मिल करके उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। दा सब कुछ देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक बार फिर से दा थिप के साथ थी। थिप उसके हाथों को किस कर रहा होता है और वो कहता है, बस 2 मिनट में यूँ गया और तुम्हारा काम करके यूँ आया। तब थिप नापा से मिलने के लिए आया हुआ था। वो नापा से कहता है, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती हो, मेरे लिए तुम क्या कर सकती हो। जिस पर नापा स्माइल करते हुए थिप से कहती है, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हें जो चाहिए मैं वो ला कर दे सकती हूँ। जिस पर थिप कहता है, तो फिर ठीक है, इसी बात पर तुम मुझे ब्रेकअप दे दो क्योंकि शायद मैं तुम्हें झेल नहीं पाऊँगा। जिस पर नापा कहने लगती है, तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो, तुम्हें अच्छे से मालूम है मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। और वो थिप को क्रेडिट कार्ड शो करते हुए कहती है, देखो मेरे पास इतने पैसे हैं, प्लीज़ मुझे छोड़ करके मत जाओ ना। जिस पर थिप कहता है, तुम्हारे चंद पैसों के लिए मैं अपना बैंक बैलेंस तो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। मेरे लाइफ में एक ऐसी लड़की है जो तुमसे भी ज़्यादा रिच है, इसी वजह से मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। आगे दिखाया जाता है ये सब दा जानबूझ करके थिप से करवा रही थी क्योंकि किसी भी तरह नापा के माइंड से वो बस थिप को निकालना चाह रही थी। उसके अगले ही सीन में नापा को जब होश आता है तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और अपने सामने क्रिड को देखती है। क्रिड उसे बताता है कि रास्ते पे वो बेहोश हो गई थी, वो वहाँ से गुजर रहा था, उसने उसे देखा तो उसे यहाँ पर लेकर आया। यहाँ पर वो उसे रेस्ट करने के लिए कह रहा होता है और उसे पूछता भी है कि आखिर किस वजह से वो वहाँ पर थी। तब वहाँ पर नापा की मॉम आती है और अपनी बेटी के बारे में सुन करके वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है कि ये सब कुछ दा की वजह से हुआ है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, आखिर उसने मेरी बेटी का जीना दुश्वार ही कर दिया है। आगे दिखाया जाता है क्रिड को जो नापा की पूरी डिटेल्स टाइम टू टाइम दा को दे रहा होता है क्योंकि दा पूरी डिटेल्स ले रही होती है। वो बस नापा को किसी भी तरह उस सदमे से बाहर निकलवाना चाह रही थी, वो उसे ठीक करना चाह रही थी। नापा की मॉम जब हॉस्पिटल से घर वापस आती है तो वो दा पर भड़क जाती है, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ने सुसाइड करने की कोशिश की, वरना उसने ऐसा कभी नहीं किया था। जिस पर दा कहती है, इसमें मेरी क्या गलती है, जिसको जो करना है वो करे, इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। नापा की मॉम बहुत बुरी तरीके से बिगड़ जाती है और वो दा के साथ फाइटिंग करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन सही टाइम पर करण आ जाता है, इसी वजह से फाइटिंग रुक जाती है। दा गुस्से में थी लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल में करती है और वो नापा की मॉम से कहती है, हर कोई बस इसी वजह से मेरे पास है क्योंकि उसे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस चाहिए ना,
आपको भी यही कुछ चाहिए ना, इसी वजह से तो इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हैं आप। और एक चेक बनाते हुए वो उस पर अमाउंट लिखती है 1 लाख रुपीज़ का, और वो नापा की मॉम को दे देती है। ये लो, हो सकता है तुम्हारी बेटी का ट्रीटमेंट इतने में हो जाए, इसे रख लो। दा लोगों के सामने खुद को बहुत बुरा साबित कर रही होती है, लेकिन अंदर से वो उनका भलाई चाह रही थी। नापा की मॉम दा की वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, चेक को भी फेंक देती है और नाइफ से पिलो पर वार करने लगती है कि दा तुझे तो छोड़ूंगी नहीं। अगली सीन में दा को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में बैठी रहती है। करण उसके पास आता है और उसे कहता है, दा ये सब क्या चल रहा है, आखिर तुम क्या प्रेजेंट करना चाहती हो। दा उसे कहती है, देखो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है, मुझे सोना है। जिस पर करण कहता है, सोना है तो फिर सोना, रोका किसने, एंड मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो इसी वजह से मैं भी इस बेडरूम में सो सकता हूँ, आफ्टर ऑल ये मेरी वाइफ का है। दा करण को ज़बरदस्ती बेडरूम से बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है और इस वजह से दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। दा ज़ोर ज़ोर से नैनी और सर्वेंट को बुला लेती है और सर्वेंट से कहती है, अगर तुम्हें अपनी जॉब बहुत ज़्यादा प्यारी है ना तो करण को किसी भी तरह मेरे रूम से बाहर लेकर के जाओ। जिसकी वजह से सर्वेंट करण को रूम से बाहर लेकर आती है। साथ ही वो सॉरी बोलती है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इस जॉब को मैं खोना नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। करण उसकी सॉरी को एक्सेप्ट करता है। नाइट में जब दा सो रही होती है तो विंडो की साइड से अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। दा डरते हुए जाती है तो सामने से किसी बंदे को आते हुए देख करके वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। जब क्लोज जाकर देखती है तो वो करण था। करण कहता है, तुमने डोर ओपन नहीं किया, तो इसी वजह से मैंने सोचा मैं विंडो से चला जाऊं, क्योंकि मुझे मेरी डार्लिंग की केयरिंग भी तो करना है। दा जोर से चिल्लाने लगती है, जिस पर करण सडनली उसे किस कर लेता है, ये कहते हुए कि अगर तुम शोर मचाओगी तो याद रखना, जितना तुम शोर मचाओगी उतना मैं तुम्हें किस करूँगा। दा उसे कहती है, मैं तुम्हारी धमकियों से डरती नहीं हूँ, और वापस से एक बार ज़ोर से चिल्लाने लगती है। करण उसे दोबारा से किस कर लेता है। दा कहती है, देखो ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, मैं शोर मचा दूँगी। करण कहता है, मचाओ, फिर मैं उतना ही तुम्हें ज़्यादा किस करते रहूँगा। जिस पर दा कहती है, तुम मुझे इस तरह से क्यों परेशान कर रहे हो, आखिर तुम चाहते क्या हो। मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, कुछ जानना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे वो सब करने दो। इस तरह से मेरी लाइफ में आ कर के अगर तुम सीन क्रिएट करते रहोगे मैं नहीं कर पाऊँगी। ये कहते हुए वो रोने लगती है। करण को उसका रोना वो बिल्कुल भी देखा नहीं जाता है। वो दा से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मुझे मालूम है तुम ये सब किसी न किसी रीज़न से कर रही हो, लेकिन वो क्या रीज़न है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना याद रखो हर वक्त मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। ये कहते हुए वो दा को सडनली हक कर लेता है और उसे रोने से भी मना करता है। अगले सीन में दा को सोते हुए दिखाया जाता है। करण उसके पास बैठा हुआ था। वो उससे कहता है, प्रॉमिस करता हूँ किसी भी सिचुएशन में मैं तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं, हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं मैं सब्र करूँगा। और ये कहते हुए उसके फोरहेड पे किस करता है, वहाँ से चला जाता है।